Hey everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 10th of class 9th NCERT Science and our chapter name is Gravitation. So इस chapter में हम जो है पहले वाली जो हमारी टॉपिक्स है वो हमने पहले वाले पार्ट में कर लिए हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉपिक 10.1.1 दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को. Every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. यानी कि इस यूनिवर्स में हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो है फोर्स लगाकर अट्रैक्ट करता है. एंड जो फोर्स है वो होता है प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. यानी कि जो फोर्स है वो उसके मासेस के प्रोडक्ट के, अगर मान लीजिए किसी बॉडी का मास m1 है दूसरे का m2 है तो उन दोनों के मास का प्रोडक्ट हमने किया एंड फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. एंड साथ ही साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज. यानी कि अगर दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस मान लीजिए r है तो फोर्स क्या हो जाएगा r स्क्वेयर 1/r² के प्रोपोर्शनल. सो अगर यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, मान लीजिए इसका मास कैपिटल एम है इसका मास स्मॉल एम है, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम. तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगा दिया जी. The gravitational force between two uniform object is directed along the line joining their center. यानी कि जो फोर्स है वो इस सेंटर के अलोंग जो लाइन है उसी के अलोंग लगेगा. यानी कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अलोंग द सेंटर एक्ट करता है, मतलब अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर. लेट टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ masses capital M and small m lies at a distance d from each other as shown in figure 10.1 10.2. Then the force of attraction between two objects be capital F. According to the universal law of gravitation, the force between two objects is directly proportional to the product of their masses. तो हमारे पास जो फोर्स है वो ये हो जाएगा. एंड साथ ही साथ जो फोर्स है वो डायरेक्टली जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. यहाँ पर जो कैपिटल जी है वो है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इसी जी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. यानी कि हर जगह इस जी की जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है. अगर हम फोर्स को यहाँ से फोर्स को अगर हम यहाँ डी से मल्टीप्लाई कर दें डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इक्वल में ये वाली टर्म बचेगी जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम. नाउ अगर हमें जी की वैल्यू निकालनी है, हमें ऐसा यूनिट अगर जी की फाइंड करनी है तो हमारे पास क्या होगा एफ डी स्क्वायर इक्वल टू जी m1 जी कैपिटल एम स्मॉल एम था. सो इस जी की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हम इस पोर्शन को पूरी दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी. यानी कि जो जी है वो हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम. The SI unit of G can be obtained by substituting the unit of force, distance and mass in equation 10.5. तो अगर हमें G की यूनिट फाइंड करनी है तो हम पहले फोर्स की जो है यूनिट पुट करेंगे. वो होती है हमारे पास न्यूटन. डिस्टेंस हमारी हमने मीटर स्क्वायर में ले ली एंड हमारे पास जो मास होगा वो kg मल्टीप्लाई kg. तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी G की SI यूनिट. द वैल्यू ऑफ G वॉज फाउंड out by Henry Cavendish 1731 to 1810 by using a sensitive balance. तो इसकी वैल्यू हमारे सामने रखी हेनरी कैवेंडिश ने. The accepted value of G is 6.673 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2. तो हमारे पास जो वैल्यू है जी की वो होगी 6.673 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. वी नो दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट.
तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लगता है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग क्लोज बाय। आपको अपने और अपने फ्रेंड के बीच में जो फोर्स है वो आपको फाइंड करनी है, क्योंकि आपको दोनों का जो मास है वो पता है। कंक्लूड हाउ यू डू नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स। और आपको ये भी कंक्लूड करना है कि आप दोनों के बीच में जो फोर्स है वो तो लग रही है, लेकिन आपको फील क्यों नहीं हो रही है वो फोर्स। सो फोर्स फील नहीं हो रही है, इसके पीछे रीज़न है हमारा ये फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? F इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वेयर। क्योंकि आपके और आपके फ्रेंड के बीच में डिस्टेंस बहुत ही जो है अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो फोर्स है वो होता है जी एम एम अपॉन डी स्क्वेयर। तो हमारे फ्रेंड और हमारे बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो आप कहोगे कि फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही आप यहाँ पे देखो जो जी है वो होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। हालांकि आपका मास जो है वो बहुत ज़्यादा है एंड डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव वैल्यू है। यानी कि हमारे जो बीच में जो डिस्टेंस है हमारे और हमारे फ्रेंड के बीच में, उस चीज़ को ये बहुत हद तक डोमिनेट कर देती है, और इसी वजह से हमें जो फोर्स है वो फील नहीं होता है। The law is universal in the sense that it is applicable to all bodies, whether the bodies are big or small, whether they are celestial or terrestrial। तो कोई भी बॉडी हो, चाहे बड़ी हो छोटी हो, चाहे कोई सेलेस्टियल बॉडी हो, खगोलीय पिंड हो, प्लैनेट्स हो, या फिर अर्थ पे जो भी लिविंग चीज़ें, नॉन लिविंग चीज़ें प्रेजेंट है, तो सभी पर ये फोर्स जो है एक्ट कर रही है। इनवर्स स्क्वेयर, saying that f is inversely proportional to the square of d means for example that if d gets bigger by a factor, यानी कि जो फोर्स है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस स्क्वेयर के। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मान लो कि अगर आपकी जो डिस्टेंस है वो 6 फैक्टर से ज़्यादा हो जाए, यानी कि d की जगह अगर हमारा 6d हो जाए, तो जो हमारा फोर्स है वो हमारा 1/36 टाइम स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 1/36 डी स्क्वेयर। तो यानी कि वो डी स्क्वेयर का डिस्टेंस का वो 1/36 टाइम स्मॉल हो गया है। नाउ हमारे पास एग्जाम्पल है 10.1। द मास ऑफ अर्थ इज दिस and that of moon is this. If the distance between earth and moon is this, calculate the force by exerted by earth on the moon। so हमारे पास कैपिटल M की वैल्यू पता है, हमें स्मॉल m की वैल्यू गिवन है। d हमारा है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। किलोमीटर को हम चेंज कर लेंगे मीटर के अंदर, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। सो हमें 10⁵ की मल्टीप्लाई कर दी हमने 1000 के साथ, सो ये हमारा हो जाएगा 10⁸। जी की वैल्यू हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो हमें यहाँ पर सिर्फ सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। सो ये हमारा आ जाएगा 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। द फोर्स, दिस इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मून। सो ये हमारा हो जाएगा फोर्स experienced by moon due to earth। now importance of universal law of gravitation, क्या importance है इसकी? so the universal law of gravitation successfully explained several phenomena which were believed to be unconnected। तो ऐसे फिनोमिना जो अनकनेक्टेड फील होते थे, इस फोर्स की वजह से सारे फिनोमिना इजीली एक्सप्लेन हो गए। द फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ, हमें वो पता लग गया कि कौन सा फोर्स है जिससे हम अर्थ पर ही बाउंडेड फॉर्म में रहते हैं, यानी कि कौन सा फोर्स जो हमें अर्थ से बाइंड करके रखता है। हमें वो फोर्स पता लग गया जो फोर्स मून एंड अर्थ के बीच में है, और हमें ये भी पता लग गया कि क्यों मून अर्थ के जो है अराउंड मोशन करता है, क्यों प्लैनेट सन के अराउंड मोशन करते हैं, तो ये भी वजह है ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ये भी हमें पता लग गया। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, तो मून एंड सन की जो है मोशन की वजह से जो टाइड प्रोड्यूस होते हैं, तो उसका भी रीज़न क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स।
सो बेसिकली हमारे ये जो है इस वजह से इतने सारे फिनोमिनास को इसने एक्सप्लेन किया, तो इस वजह से हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंस जो है यहाँ पर हो जाता है कि हमें ग्रेविटेशनल लॉ का पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। तो हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और उसकी हेल्प से हमें देखना है कि फ्री फॉल क्या होता है। टेक अ स्टोन, थ्रो इट अपवर्ड्स। आपको एक स्टोन लेना है, उसको ऊपर की तरफ फेंकना है। इट रीचेज अ सर्टेन हाइट, देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन। जैसे ही एक सर्टेन हाइट को रीच कर लेगा, थोड़ी दूर पहुंचने के बाद वापस से ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है? वी हैव लर्न दैट अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टू अर्थ सीट। अर्थ जो है अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ऐसा होता है क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है। वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल्स टू अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन, वी से दैट ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। तो जब भी जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ फॉल करते हैं और जैसे उसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट कर रहा हो, तो हम कहेंगे, यानी कि और कोई फोर्स ना एक्ट करे, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट करे, तो हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉलिंग स्टेज में है। इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट? क्या जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? सो वाइल फॉलिंग देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बट यानी कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है उसमें चेंज आएगा, क्योंकि जैसे ही अर्थ के नियर अबाउट ऑब्जेक्ट आएगा तो उसमें ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो वहाँ पर एक्ट करेगा। सो एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलरेशन। और कोई भी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उससे होगा एक्सेलरेशन। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ एन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व। जब भी ऑब्जेक्ट अर्थ की साइड जो है फॉल करता है तो एक्सेलरेशन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। एंड दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये होता क्यों है? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, उस वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो इसी वजह से हम इस एक्सेलरेशन को, इस प्रोड्यूस हुए एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। सो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। स्मॉल जी से हम इसको डिनोट करेंगे। द वैल्यू ऑफ जी सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर, सॉरी जो जी की यूनिट है, जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी कि स्मॉल जी है, उसकी भी यूनिट सेम ही रहेगी। वी नो दैट सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो हमें सेकंड लॉ से पता है कि जो फोर्स होता है वो हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। लेट द मास ऑफ स्टोन इन वेलोसिटी इन एक्टिविटी 10.2 इज m। तो मान लीजिए सो हमारे पास हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये वैल्यू हो जाएगी m इंटू जी। सो हमारे पास जो फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स वो था g m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। सो यहाँ से स्मॉल m से स्मॉल m कट हो जाएगा एंड g इक्वल टू कैपिटल Z m अपॉन डी स्क्वायर, वेयर m कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ, d इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, then let an object be on or near surface of earth। so अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस के नियर है, so यहाँ पर जो d की वैल्यू थी वो जो है वो हो जाएगी, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे अर्थ की सरफेस के यहाँ पर है, ठीक है, तो जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में वो हो जाएगी ऑलमोस्ट r के इक्वल, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है। तो हम यहाँ पर d की जगह आर भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा जो जी की वैल्यू है वो हो जाएगी कैपिटल Z m अपॉन आर स्क्वायर। बट जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, सो उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम द पोल्स टू इक्वेटर। अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज हो जाती है। सो जी की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी पोल पे देन इक्वेटर, क्योंकि जैसे ही रेडियस बढ़ेगी इक्वेटर पे तो जी की वैल्यू कम, एंड जैसे ही रेडियस पोल पे थोड़ी जो है कम होएगी तो जी की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। फॉर मोस्ट कैलकुलेशन वी टेक जी टू बी मोर और लेस कांस्टेंट और
ऑन और नियर द अर्थ, तो हम जो जी की वैल्यू है कैलकुलेशन के टाइम पे वो हम लोग ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही लेते हैं। बट फॉर ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज गिवन बाय इक्वेशन 10.7। लेकिन अगर हमें जो है कोई ऑब्जेक्ट जो कि फार है अर्थ के सरफेस से, तो हम उसके लिए ये वैल्यू जो है यूज़ करते हैं, ताकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम में निकाल ले, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, अगर हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हम यहाँ पर जी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हमारे पास कैपिटल एम की वैल्यू हमें पता है जो कि 6 × 10⁻24 किलोग्राम होती है, और हमारे पास जो रेडियस है अर्थ की वो हमें पता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो वैल्यू है वो आती है 9.8। सो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम ये मान के चलते हैं कॉन्स्टेंट, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड। तो ये होती है हमारी ऑन अर्थ। नाउ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। सो क्या फर्क पड़ता है अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है, तो उसकी मोशन पे क्या इन्फ्लुएंस या क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड वेदर एन ऑब्जेक्ट होलो और सॉलिड, बिग और स्मॉल, विल फॉल फ्रॉम अ हाइट एट द सेम रेट। तो अगर हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं कि क्या होगा अगर जो ऑब्जेक्ट है वो होलो हो या फिर कंप्लीट सॉलिड हो, या छोटा हो बड़ा हो, वो अगर किसी हाइट से हम उसको फॉल करें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो हमने एक एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म कर दी है। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड स्टोन, ड्रॉप दैम साइमल्टेनियसली फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, ऑब्जर्व वेदर बोथ ऑफ दैम रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो हमें एक पेपर लेना है, एक स्टोन लेना है, और हमें उनको ड्रॉप करना है बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से, ताकि हम ये देख सके कि कौन पहले नीचे आएगा, पेपर आएगा या फिर स्टोन। वी सी दैट पेपर रीचेज द ग्राउंड लिटिल लेटर देन द स्टोन। हमें ये देखने को मिलेगा कि जो स्टोन है वो जल्दी पहुंच जाएगा और जो पेपर है वो थोड़ा लेट पहुंचेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ एयर रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि एयर जो है वो भी कहीं ना कहीं उसकी मोशन को स्टॉप करने का, रेजिस्ट करने का काम कर रही है। ठीक है, स्टोन थोड़ा हैवी है तो वो एयर के पार्टिकल को जो है कट करके नीचे आ जाएगा बहुत फास्ट, लेकिन पेपर पे एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। द एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से जो एयर है वो एक रेजिस्टेंस को ऑफर करेगी। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द पेपर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर टू द स्टोन। तो स्टोन पे रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम लगेगा एज कम्पेयर टू पेपर। इफ वी डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ए ग्लास जार फ्रॉम विच एयर हैज बीन सक्ड आउट, तो अगर हम यही एक्टिविटी ग्लास जार के अंदर करें जहाँ पे एयर ना हो, तो वहाँ पर पेपर और जो स्टोन है वो सेम ही रेट से नीचे फॉल करेंगे। तो ये बहुत ही नोटिसेबल पॉइंट था कि अगर एयर ना हो, इट मीन्स वैक्यूम हो, ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम ही टाइम पे नीचे फॉल करेंगे। वी नो दैट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। तो हमें ये तो पता ही है कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर एक एक्सेलरेशन लगता है जब वो फ्री फॉल करता है, ठीक है। एंड द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। दिस मीन्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट होलो सॉलिड, बिग और स्मॉल शुड फॉल एट द सेम रेट। वो किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ पे ही डिपेंड करता है। gm/d² वैल्यू थी उसकी स्मॉल जी की। सो हमने यहाँ पे देखा कि स्मॉल m क्या था, मास ऑफ ऑब्जेक्ट था जो कि कट आउट हो गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट हैवी है, सॉलिड है, होलो है, बिग है, स्मॉल है, डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है, एक तो अर्थ का मास, ठीक है। सो बेसिकली जो है यही चीज़ मैटर करती है। एंड जो डी है हमारा, उस पर भी जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो हम यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टोरी, गैलीलियो ड्रॉप्ड डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ लीनिंग टावर ऑफ पिसा इन इटली टू प्रूव द सेम। तो जो यहाँ पे गैलीलियो के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया गया था। एज जी इज कॉन्स्टेंट नियर द अर्थ, ऑल द इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम वैलिड।
विद एक्सेलरेशन ए रिप्लेस्ड बाय जी। सो अर्थ के नियर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट ही होता है। सो इस वजह से जो हमारी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जो हमारी इक्वेशंस थी, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वहाँ वाली जो इक्वेशन है वो हमारे यहाँ पर भी वैलिड हो सकती है। बट हमें करना क्या है, जहाँ ए है उसकी जगह हमें जी से उसको रिप्लेस कर देना है। सो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी v इक्वल टू यू प्लस जी टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2g h। तो यहाँ पे भी h ही होता है हाइट, ठीक है। v and u are the initial, u is the initial velocity, v is the final velocity, s is the distance covered in time t. In applying this equation, we will take acceleration a to be positive when it is in the direction of velocity, that is in the direction of motion. The acceleration a will be negative as it opposes the motion. तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव हम तब लेंगे जब ये मोशन का अपोज करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ जो अगर हम फॉल करते हैं ऑब्जेक्ट को, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ, तो उस केस में हम उसको नेगेटिव ले लेंगे। लेकिन जैसे ये अर्थ के टुवार्ड्स होगा तो हम उसको वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। सो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम मास और वेट के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सो थैंक यू।